क्लास 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 तक सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। इससे पहले हमारी 2 वीडियोस हैं और ये वीडियो नंबर थर्ड है। हम एक्सरसाइज अब 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें पहले जो ये टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, ये समझना होगा। देखो, टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन में अभी तक क्लास 8 में 7 में आपने कुछ ना कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करा था। मैं एक जल्दी से रिकैप दे देता हूँ। जैसे कि अगर कोई आपको बोले कि -2 रिप्रेजेंट करिए, या 7/2 रिप्रेजेंट करिए, या 10/3 रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। ये मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए। इसको रिप्रेजेंट करने का आपने क्लास या तो 8th में देखा होगा, 7th में देखा होगा। ये आपने 7th में देखा होगा। ये रिप्रेजेंट करना था, ये 0, ये +1, +2, +3, ऐसे इधर नेगेटिव। आपका नंबर क्या है, -2 है, तो -2 किस साइड होगा, नेगेटिव साइड है। तो ये वो नंबर है, तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते थे कि ये वो नंबर है -2, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते थे, रैशनल नंबर लाइन में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। चलो, ठीक है, ये आपको आता है, मैं बस जल्दी से आपको याद दिला रहा हूँ। 7/2, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इसको डिवाइड करा तो 3.5। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करा, 0 1 2 3 4 5, नेगेटिव में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। आपका नंबर क्या है, +3.5। अब 3.5 कहाँ लाई कर रहा है, देखो 3 और 4 के बीच में। ये 3.5 का मतलब क्या है, 3 से बड़ा और 4 के बीच, 4 से छोटा। तो 3 और 4 के बीच में, और वो भी कहाँ है, 0.5, मतलब एकदम हाफ में है। 3 और 4 के बीच में हम 10 डिवीजन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें से 3.5 कौन सा है, आपका ये नंबर 3.5 एकदम उसके मिड पॉइंट पे, ठीक है। 3 और 4 के मिड पे है, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने 3.5। ये भी देखा होगा आपने, ऐसे फ्रैक्शंस को भी रिप्रेजेंट करा होगा। मैं आपको अभी डिफरेंस बताऊंगा कि कब कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन है, तो इसमें डिफरेंस क्या था। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ये देखा होगा। यहाँ कहीं 4 है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तरीका पता था। टीचर ने बताया था कि 10/3 है, तो अप्रोक्सीमेटली डिवीजन सॉल्व कर लो। अप्रोक्सीमेटली बस ये देखना है कि किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है ये, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हमें चाहिए। तो 3 3 से 9 डेसिमल, फिर से 3 आएगा। तो पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जो 10/3 फ्रैक्शन है, ये 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में, इतना में समझ में आ गया। तो ये रहा 3 और ये 4, इसके बीच में कहीं ये 10/3 फ्रैक्शन लाई करेगा। अब मुझे ये 10/3 फ्रैक्शन चाहिए, तो देखो मुझे डिनोमिनेटर में कैसा नंबर चाहिए, ये 3 चाहिए। डिनोमिनेटर में मुझे 3 चाहिए फ्रैक्शंस में लिखने के लिए। तो देखो, तो मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 3 लिख देता हूँ। तो टीचर ने बताया था कि 3 है, मतलब 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो 0 1 2 3। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, 3 को फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखना है। उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। ये आपने पढ़ा होगा। तो टीचर बताते हैं कि देखो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर डिनोमिनेटर में 3 है, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा, है ना। ये देखो, अगर मैं इसे 9/3 लिखूंगा ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 तो हुआ। तो ये जो 3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/3। और ये जो 4 है उसे लिख सकता हूँ 12/3, क्योंकि 12/3 करूंगा तो ये 4 ही आ जाएगा। तो देखो, ऐसे लिखने से क्या हुआ, ऐसे लिखने से क्या हुआ कि जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं, 3 हो गया है, जो कि हमारा ओरिजिनल उसमें भी था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर 3 ना लिख के
उसकी जगह लिखूंगा 9/3। उसका मतलब भी एक्चुअली क्या है, 3 ही है। ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। और 4 को ना लिख के इसको मैं लिखूंगा 12/3। समझ में आया? 0 1 2 ये क्या है, लिखा 9/3 के फॉर्म में, पर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 है और ये 4 है। तो 1 2 3 4। ठीक है, इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 था। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन होता 7/6 होता, ठीक है, मुझे 3 ही लिखना है। मतलब 3 को, यहाँ पर जो नंबर था 3, इसको रिप्रेजेंट करना था, तो डिनोमिनेटर में 6, तो ऊपर क्या लिखूं, 18 लिख दूंगा, क्योंकि 6 3 18 से जब कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करते थे। चलो, अब रिप्रेजेंट क्या करना है, 10/3 करना है। अब 10/3 देखो, 9/3 और 12/3 के बीच में कितने नंबर्स हैं, ये हमारे 9/3 नंबर हो गया और ये 12/3 नंबर हो गया। इसके बीच में कितने नंबर्स है, एक है 10/3 और 11/3, बस। 9/3 और 12/3 के बीच में कितने नंबर्स है, दो, 10/3 और 11/3। तो फिर टीचर बताते कि इसे इक्वी डिस्टेंस में कट कर लो, मतलब ये सेम डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसका नाम होगा 10/3 और ये 11/3। समझ में आ रहा है क्या बताया? ये सब आपने पढ़ रखा है, ऐसे फ्रैक्शंस को भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने देख रखा है, क्लास 8 में देखा होगा जैसे। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 10/3। 10/3 आ गया। तो ये वो पॉइंट है नंबर लाइन में जिसकी वैल्यू है 10/3। समझ में आया? तो एक्चुअली नंबर लाइन क्या था, इसकी जगह 3 था और इसकी जगह 4 था। समझ में आया? तो ऐसे करके हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये वाला फिर से बता देता हूँ मैं जल्दी से। 10/3 था, तो सबसे पहले देखो कि ये कौन से दो नंबर के बीच में आता है। तो रफली डिवीजन परफॉर्म कर लो कि 10/3 करें तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3.333 आता रहेगा। इसका मतलब मुझे समझ में आया 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो ये वो 3 और 4 है। अब मुझे फ्रैक्शन में क्या चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में 3 चाहिए। तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 चाहिए, तो मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में 3। अब मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 6/3 लिखूंगा और इसको 12/3, तभी तो ये कट के 3 हो जाएगा, सॉरी ये 9 और ये 4 बन जाएगा। 4 3 12। ठीक है, तो 3 को लिख सकता हूँ 9/3, 4 को लिख सकता हूँ 12/3। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, 10/3 और 11/3। यही तो रहा आपका 10/3 नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया। समझ में आ गया? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था, हमें ये नहीं पढ़ना है, ये आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने तो बस आपको याद दिलाया है कि ऐसे ऐसे हमने सॉल्व कर रखा है पहले। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है हमारे लिए। देखो, पर मैंने क्यों बताया ये, कि समझो। अब आप लोगों को रैशनल नंबर का डेफिनेशन पता है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। 3 क्वेश्चन लिए थे, तो बताओ क्या -2 रैशनल है या इरेशनल है, जल्दी बताओ। रैशनल है, करेक्ट। क्योंकि -2 क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर भी रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इसको मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ, -2 को मैं लिख सकता हूँ -2/1, तो p/q फॉर्म में है, तो रैशनल नंबर है ही। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, कैसे पता करते हैं कौन सा रैशनल है कौन सा रैशनल है। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, फिर आप यहाँ आइए। ठीक, देखिए 7/2। 7/2 कैसा नंबर है, ये तो देख के पता लग रहा है रैशनल है। क्यों, p/q फॉर्म में ही लिखा है। p/q फॉर्म में लिखा है ना, 7/2 p/q फॉर्म में लिखा है, तो रैशनल है। देखिए 10/3, ये कैसा नंबर है, ये भी रैशनल है, p/q फॉर्म में लिखा है। ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। इसका मतलब नाइन्थ क्लास से पहले आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर। तो चलो ठीक है, ये हमने पढ़ तो लिया। पर क्या आपने कभी ऑब्जर्व करा, रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके थे। ये वो 3 तरीके हैं, ये डायरेक्टली, ये डेसिमल सॉल्व करके, ये विदाउट डेसिमल सॉल्विंग फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ये हम पढ़ तो लेते हैं, ये कर भी लेते हैं, नंबर भी आ जाता है हमारे पास, पर हमें ये डिफरेंस पता नहीं होता कि तीनों की तीनों ही क्या है, रैशनल नंबर है। तीनों को ही रिप्रेजेंट करने के ये 3 अलग तरीके क्यों यूज करे जा रहे हैं। हमें कैसे पता लगता है कि अगर कोई रैशनल नंबर p/q फॉर्म में दे रखा है, इसके लिए मुझे ये वाला मेथड यूज करना है, इसके लिए मुझे ये वाला मेथड यूज करना है।
तो होता क्या था कि मैथ को अगर आप सिर्फ ये पढ़ोगे कि अच्छा ये वो मेथड है, इससे सॉल्व करना है, नंबर आ जाएंगे, तो नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि रैशनल नंबर ये भी था, ये भी था, तो इसको इस तरीके से क्यों सॉल्व करा, इसको इस तरीके से क्यों नहीं सॉल्व करा, इसको इस तरीके से क्यों नहीं सॉल्व करा, इसको इस तरीके से क्यों नहीं करा। ठीक है। मुझे अगर ये बताना हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, ये ज्यादा से ज्यादा 7-8 मिनट का टॉपिक है। ठीक है। अभी बता दूंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, एग्जाम में मार्क्स भी आ जाएंगे, पर मैथ को पढ़ने का ये करेक्ट तरीका नहीं है। आपको रिलेट करना आना चाहिए कि पहले हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, इससे ये वाली चीज कैसे अलग है। ठीक है। तो पहले जो भी चीज मैंने हम लोगों ने पढ़ा है वो मैंने बता दिया आपको। किसी को नहीं भी आता, अब मैं बता रहा हूं, सुनो उसे। रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके थे। ठीक है। मैं नंबर्स को फिर से लिख रहा हूं। पहला था -2, 7/2, 10/3। ठीक है। तीनों ही रैशनल नंबर है। ठीक है, बता दिया मैंने। अब देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये टर्मिनेटिंग, 7/2 का मतलब है 3.5। ये भी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये पता है ना आपको, मैंने बताया ये सारा फर्स्ट क्लास में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है, पहले उस वीडियो को देखिए, 10/3। अब 10/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3.3333। ठीक है। 3.333, ये डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, तीनों के तीनों ही रैशनल नंबर है। ठीक है। क्यों, बता दिया अभी। पर तीनों में डिफरेंस क्या, देखो, ये टर्मिनेटिंग है पर ये विदाउट कोई डेसिमल है। ये 2 है, 2.0 है, मतलब डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, 1 2 3 4 कुछ। ठीक है। ये क्या कैसा था, ये डेसिमल तो है लेकिन ये टर्मिनेट कर जा रहा है 3.5। ये वाला कैसा है, इसमें भी डेसिमल है लेकिन जो डेसिमल प्लेसेस है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जब भी ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर में है, जो कभी रुक नहीं रहे डिवीजन उनका, उसको तो हम डायरेक्टली इस फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये देखो, तो 10/3 को आपने जब भी पढ़ा होगा, आपने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करा होगा, 3.3333, डायरेक्टली फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा होगा। और टीचर ने या आप लोगों ने तब ध्यान नहीं दिया होगा कि ऐसा क्यों करते थे। वो रीजन ये था, क्यों, अगर मैं डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता 3.33, ठीक है, तो 3.33 को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखो क्या होगा। ये अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो पहले हमें कहा जाना है 3, तो 3 ये रहा। उसके बाद 0.3, तो 0.3 का मतलब इसके बीच में 10 पार्टीशन होंगे। तो 1 2 3 ये रहा। ये वाला पॉइंट क्या है, 3.3 है। पर आपको कहाँ जाना है, 3.3, उसके बाद भी 3 है। इसका मतलब ये जो छोटा सा जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप है, इसके बीच में भी 10 पार्टीशन करो, उसमें से भी थर्ड वाला, फिर उसके बाद भी डिजिट है 3, फिर वो जो आपको मिलेगा उसके नेक्स्ट और उसके बीच में फिर 10 पार्टीशन करो, फिर 3, फिर 10 पार्टीशन करो, फिर 3। तो ऐसे करते करते आपको करते ही जाना है और ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये खत्म कभी हो नहीं रहा है। तो अब इसमें दिक्कत क्या होगी कि ऐसे तो रिप्रेजेंट करना एक्चुअली पॉसिबल है ही नहीं। अब वो एक्चुअल पॉइंट फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे कि वो कौन सा पॉइंट है नंबर लाइन में जो इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। पर यहाँ पर देखो 3.5 है, एकदम सिंपल नंबर है। 3 के बाद सिर्फ 0.5 है, तो 3 और 4 के बीच में ये रहा, पहले में मिल गया। ठीक है। इसमें भी दिक्कत हो जाती, ये तो मैंने नंबर 7/2 लिया है। मान लो कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग तो होता, लेकिन ये होता 3.145। अब इसे भी रिप्रेजेंट करने के लिए पहले 1 पे जाते, मतलब पहले 3, 3 के बाद ये 1। अब 1 में 3.1 और 3.2 के बीच में 10 पार्टीशन करते हैं, उसमें से 4 वाला चूज करते हैं। ठीक है। देखो, पहले जाते 3.1 पे और 3.2 पे,
क्योंकि 3.1 मतलब इतना रिप्रेजेंट हो गया। इस 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब 3.1 और 3.2 के बीच में 10 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसमें से भी फोर्थ नंबर, उसके बाद भी 5 है। इसका मतलब फिर इन दो नंबर के लिए 3.14 और 3.15, इनके बीच में भी 10 लाइंस ड्रॉ करो, उसमें से कौन सा चूज करना है, 5 वाला, तो तब जाके रिप्रेजेंट होगा 3.145। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। पर यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए, उसमें सिर्फ एक डेसिमल एक्सपेंशन था 3.5, पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर था 5, तो इजीली रिप्रेजेंट कर दिया। समझ रहे हो? तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग केस आता है, जहां पर टर्मिनेट ना नहीं होता है, वहां पर हम उसको डायरेक्टली फ्रैक्शन फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसे खोलोगे, उसको अगर डिवीजन फॉर्म में लिखोगे, फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, उसको डायरेक्टली उठा के 10/3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इजीली हो गया। ऐसे ही अगर एक या दो प्लेस तक होता है तो हम वो भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाँ, ये भी अगर किसी को 7/2 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं। 7/2 को भी तो आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जिसे डिवाइड करने के बाद बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे 3 पॉइंट, जो भी एग्जांपल दिया था 3.148, तो उसको भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि जब भी ऐसे नंबर्स, अब ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं, जब भी ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर में होता है, उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो पूरा डिस्कशन का बस एक लाइन मुझे कंक्लूड करना था, वो था ये कि जब भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है, उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, p/q फॉर्म में, उसे फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते। तो ये लिख लो नोट डाल के, कि नोट, ये सारा लिखने के बाद मैंने तो इरेज कर दिया, वीडियो बैक करके आप इसे लिख लीजिए पूरा। लिखिए नोट, व्हेन डेसिमल एक्सपेंशन is of non-terminating nature, non-terminating nature, non-terminating nature, we represent it, we represent that number in fraction form only, in fraction form only। ठीक है, अब इस लाइन का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये इसे एक बार पूरा नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं वहां साइड में खड़ा हो जाता हूँ। चलो, अब देखो, तो हमें ये समझ में आया कि जब भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, उसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? इजी होता है। तो एक कर दिया। अब देखो, हमें तो ये सब नहीं पढ़ना था, हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक्चुअली मुझे अगर ये रिप्रेजेंट करना सिर्फ सिखाना होता, आपको 5 मिनट का है बस, 5-7 मिनट लगेंगे, आप पूरा सीख जाएंगे, कोई गलती भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। पर उससे पीछे के ये जो डिटेलिंग है, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, एक इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब ये ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो कि टर्मिनेट ना करे। ठीक है, मतलब वो खत्म नहीं होगा डेसिमल एक्सपेंशन, और नॉन रिपीटिंग हो। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, चलो मैं 3.1001110011100, सॉरी, डॉट डॉट डॉट। अब देखो इस डेसिमल एक्सपेंशन में पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे पता लगा? ये जो मैंने डॉटेड डॉट शो करे, इसका मतलब ये अभी भी कंटिन्यूसली डिवाइड हो सकता है, अभी भी इसके पीछे नंबर्स हैं। नॉन रिपीटिंग, देखो इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सब मैंने समझा चुका हूं पहले ही। ठीक है, आप पहले उन वीडियोस को देखिए, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो एक इरेशनल नंबर है। तो अभी हमने जो ये नोट पॉइंट लिखा था, अभी से देखो, व्हेन डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर, वी रिप्रेजेंट दैट नंबर इन फ्रैक्शन फॉर्म ओनली। हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अगर नॉन रिपीटिंग केस है। अब नॉन रिपीटिंग ये भी तो है,
इरेशनल नंबर कैसा है? नॉन रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यहाँ पर भी वही लिखा है, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए? फ्रैक्शन फॉर्म। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इसे हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए? फ्रैक्शन फॉर्म। वी शुड हैव रिप्रेजेंट इट एज फ्रैक्शन फॉर्म। तो दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग तो फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, पर मेन दिक्कत अब आई है क्या? इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। पी बाई क्यू फॉर्म में आप लिख ही नहीं पाओगे, इस फॉर्म में आप लिख ही नहीं पाओगे इसे। यहाँ क्या लिखा है? नॉन टर्मिनेटिंग है तो फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, पर भाई इसका फ्रैक्शन लिखना ही इम्पॉसिबल है, तभी तो ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? Irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form p by q where q not equals to 0। p by q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इसे, p by q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब दिक्कत क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग था, तो मतलब ये वाला तरीका जो इससे ऊपर जो तरीका था, जो हमने 3.5 को रिप्रेजेंट करा था, तो ये वाला तरीके से भी नहीं हो सकता, इस वाले तरीके से भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि p by q फॉर्म में आप लिख ही नहीं पाओगे इसे। तो सारी की सारी दिक्कत अब यहाँ आ जाती है। समझ में आया? तो इरेशनल नंबर अलग है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग होगा। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? आगे दिक्कतें आई इसमें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए इसका पूरा एक मेथड डेवलप करा गया है। ठीक है, जो मैं बता रहा था कि 5-7 मिनट में मैं बता दूंगा, अब वो टाइम आ चुका है कि हम उसे समझ लें। तो देखो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग था, तो नॉन टर्मिनेटिंग का भी सॉल्यूशन था हमारे पास कि पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे। पर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जब ये प्रॉब्लम मैथमेटिशियंस के पास आई, यार इसको रिप्रेजेंट तो करना है लेकिन इसे पी बाई क्यू फॉर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो एक तरीका डेवलप करा गया। क्या तरीका डेवलप करा गया? देखो, ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रैशनल नंबर का। मान लीजिए √2 को रिप्रेजेंट करना है, या चलो एग्जांपल लेते हैं √3 ले लेते हैं। √3 एक रैशनल नंबर है, मैंने बताया था पहले भी, एग्जांपल्स दिए थे √3। अब इसको मुझे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब देखो कैसे करेंगे। दिक्कत तो ये है कि इसे पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, तो कर देता हूं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्टों ने सोचा कि देखो भाई, कि पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, तो अपने बेसिक पे काम करते हैं। बेसिक क्या होता है? जो फंडामेंटल तरीके होते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे कि मैं बताऊं, मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन में, तो आप क्या करेंगे? आप अपना स्केल निकालेंगे। स्केल में यहाँ 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। ठीक है, आप 2 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर करेंगे कि ये रहा वो 2 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे? आप कंपास को लेंगे, कंपास को इतना वाइड खोलेंगे। ठीक है, ये रहा वो कंपास। अब आपने यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करा, ये 0, ये आपने 2 सेंटीमीटर लिया, कंपास को इतना वाइड ओपन करा, ये कंपास लिया यहाँ रखा, ये कट करा। तो जहां पर भी ये कट हुआ, इसकी वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। ठीक है, तो हमारे दिमाग में आया कि यार जब 2 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर इतना लेंथ 2 है, अगर मुझे ये पता लग जाए, ये लेंथ की डिस्टेंस पता लग जाए कि ये 2 है, तो इसको मैं ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अब लोगों के दिमाग में आया, मैथमेटिशियंस के दिमाग में आया कि √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर मुझे कहीं से पता लग जाए कि यार ये वो लाइन है जिसकी डिस्टेंस कितनी है? √3 है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसे ऐसे मेजर कर लूंगा कंपास खोल के, और फिर कट करूंगा, जहां कट होगा वो पॉइंट क्या होगा? √3 होगा। समझ में आया? तो ये इजी तरीका था। तो मैथमेटिशियन को अप्रोच तो मिल गया कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करना था, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका तो पता लग गया। इसका मतलब हमें एक लेंथ को मेजर करना पड़ेगा, उसी लेंथ को मैं यहाँ कट करूंगा तो √3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब दिक्कत क्या हुई कि अब ऐसी लेंथ पता कैसे करें कि इतनी वैल्यू √3 है? मतलब ये लेंथ, इसकी लेंथ √3 है, ये आप कैसे पता लगाओगे? ठीक है, तो इसके लिए हेल्प लिया गया ज्योमेट्री का। अब हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो यहाँ आपको रूट दिख रहा है, ये अंडर √3 है, तो यहाँ से बेसिक आइडिया डेवलप करा गया कि हम
पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, देखो क्यों। पाइथागोरस थ्योरम में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं हाइपोटेनियस लिखूं तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि यहाँ पर अंडर रूट आता है, यहाँ पर हमें कैसे रूट चाहिए, तो यहां से वो कॉन्सेप्ट डेवलप करा गया कि ज्योमेट्री का यूज करो और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल यूज करो। ठीक है, अब देखो कैसे यूज करेंगे। हमें जो भी नंबर चाहिए, हमें जो भी नंबर चाहिए, जैसे मान लीजिए रूट 3 है, तो वो हमारा एच हो गया, वो हमारा एच हो गया। एच की वैल्यू क्या है, रूट 3 है। इसको हमें लिखना है दो नंबर के फॉर्म में, पी और बी के फॉर्म में। एक परपेंडिकुलर होना चाहिए और एक बेस होना चाहिए। ठीक है, रूट 3 को रिप्रेजेंट करना था इस फॉर्म में, एक पी होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए। अब कैसे करेंगे, देखो साइंटिस्टों ने बोला कि जो हमें दो नंबर सोचने हैं, एक पी और बी, उसमें से एक नंबर को आप वन एज्यूम कर लो डायरेक्टली। क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो इसको तो मैंने वन एज्यूम कर लिया, दूसरा नंबर निकालना था, किसी भी एक को आप वन एज्यूम कर लो। ठीक है, तो मैंने पी को वन एज्यूम कर लिया। अब बी निकालना, अब बी निकालना मेरे लिए इजी हो जाएगा। देखो क्यों, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। वन का स्क्वायर क्या हो गया, वन। तो इसको अगर मैं लिखूं, रूट के अंदर ये वन प्लस जो नंबर है बी स्क्वायर, वन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वन, और ये बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, रूट 3 है। तो हमें रूट के अंदर क्या चाहिए, 3 चाहिए। हमें रूट के अंदर क्या चाहिए, 3 चाहिए। और यहाँ रूट के अंदर क्या है, वन प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब इस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तभी तो 2 + 1 इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो रूट के अंदर 3 चाहिए। मैंने क्या बोला, पहले एक नंबर को 1 ले लीजिए, तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सिंपल है ये तो, रूट के अंदर 3 है, एक 1 है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, 2। 2 + 1 तभी तो 3 होगा। तो यहां से देख सकते हो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू है 2। तो मतलब बी की वैल्यू क्या है, रूट 2। बी की वैल्यू क्या है, रूट 2। तो इसका मतलब अगर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें दो नंबर चाहिए, एक तो हो गया वन स्क्वायर, ये पता लग गया वन, और बी की वैल्यू क्या है, रूट 2। इसका बी की वैल्यू क्या है, रूट 2। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। ऐसे ही मान लो अगर मुझे रूट 2 रिप्रेजेंट करना है, तो एक नंबर तो वन ले लो, दूसरा नंबर क्या लोगे बताओ, कि रूट के अंदर 2 आ जाए। रूट के अंदर ये रूट पहले से लगा हुआ है, वन तो है ही, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वन, तो बी की वैल्यू क्या होगी, वन। तो रूट 2 कैसे भी लिख सकते हो, रूट 2 लिख सकते हो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाऊं, तो ये वन होना चाहिए, ये वन होना चाहिए, तभी तो ये रूट 2 आएगा हाइपोटेनियस। ऐसे ही यहां पर देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब एक तो वन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, रूट 2 होना चाहिए। दो नंबर थे ना, एक वन आया, दूसरा क्या है, रूट 2 आया। तो एक वन होगा और दूसरा रूट 2 होगा, तभी यहाँ पर ये क्या आएगा, रूट 3 आएगा। समझ में आया। अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं, जिसका ये बेस 1 है, ये रूट 2 है, तो ये कितना है, रूट 3। ऐसे ही अगर मैं ये बना दूं, जिसका बेस 1 है, हाइट भी 1 है, तो ये लेंथ कितना आएगा, रूट 2 आएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इरेशनल नंबर जैसे रूट 2, रूट 3, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अब क्या करूंगा, अपने कंपास को इतना वाइड ओपन करूंगा, ये जितना ये हाइपोटेनियस है, इसको लेके जाऊंगा नंबर लाइन पे, यहाँ कट करूंगा, जहां पर भी कट होगा वो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेंथ, ये कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। समझ में आया कैसे सॉल्यूशन निकाले इसका। अब ये जो तरीका है ये पूरा ही अलग है जो हमने पहले सीखा है रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, जैसे कि हम वहाँ फ्रैक्शंस के फॉर्म में करते थे, तो ये तरीका इसलिए ही डेवलप करा गया अलग तरीके से। ठीक है, तो ये जो तरीका एकदम अलग है, रूट 3 मतलब रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, हम यहाँ क्या ट्राइंगल वाइंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। समझ में आया। चलो अब फिर से समझा देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ मेथड। रूट 3 रिप्रेजेंट करना है या रूट 2 रिप्रेजेंट करना है, उसको हमें दो नंबर के फॉर्म में लिखना है। क्यों, क्योंकि हमें एक ट्राइंगल बनाना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू वही आएगी जो आपको नंबर रिप्रेजेंट करना है।
तो यहाँ में दो नंबर चाहिए, उसमें से एक नंबर को आप वन ले लीजिए पहले ही। तो जैसे मान लीजिए √3 है, तो इसको मैं लिखूंगा √1² प्लस b²। तो एक नंबर वन हुआ, इसका मतलब b² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसका मतलब b की वैल्यू √2 आया। करेक्ट। इसका मतलब जो ट्राइंगल बनेगा, एक क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए। तो अगर ये वन है तो ये √2 है। देख लो एक बार, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है आपका वन, तो वन का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, √2 का स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर हो गया वन, प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो 1 + 2 3। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आया, 3। तो हाइपोटेनियस कितना आया, √3। और आपको यही तो चाहिए था, हाइपोटेनियस √3। इसका मतलब अगर ये वन होगा, ये √2 होगा, तो ये कितना होगा, गारंटीड √3 होगा। ठीक है। ऐसे अगर √2 रिप्रेजेंट करना था तो एक को वन अज्यूम कर लो। वन तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना ही है, अपने हिसाब से अज्यूम कर लो, किसी भी एक नंबर को वन अज्यूम कर लिया। तो दूसरा नंबर भी क्या होना चाहिए, 1 + 1 तभी तो 2 आएगा, तो दूसरा नंबर भी वन ही होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका ये वन हो और ये भी वन हो, तो ये हाइपोटेनस कितना आएगा, √2 आ जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो चुकी है। अब रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है। अब देखो, ये जो मैं बता रहा हूं, पहला नंबर वन ही क्यों अज्यूम करना है, इसके पीछे भी लॉजिक है। मैंने तो आपको ये डायरेक्टली बताया ना कि इसमें दो नंबर है, एक पी है और एक बी है। किसी भी एक को, चाहे आप इसको वन अज्यूम कर लीजिए या इसे वन अज्यूम कर लीजिए, वो फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन किसी भी एक को आप वन अज्यूम करिए। देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मान लीजिए मैं आपको नंबर देता हूं कि √13 है, ये रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। अब इसको इसको कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है कि इसको आप लिखो वन प्लस, मतलब वन² प्लस √12 का स्क्वायर। समझ में आया। ये तो वही तरीका हो गया जो मैंने अभी बताया, कि एक नंबर को आप वन एज्यूम करिए, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, तभी तो 30। यहाँ से ट्राइंगल क्या बना, देखो इसकी इंक खत्म हो गई। देखो, तो ट्राइंगल क्या बना, तो ये रहा वन और ये रहा रूट। तो अगर कोई ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसका बेस वन हो और हाइट √12 हो, तो ये ऑटोमेटिकली √13 आ जाएगा। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है। यहाँ से मेजर करेंगे, हो जाएगा। पर कोई बच्चा कह रहा है कि सर एक काम करो, आप ऐसा लो ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और 4 + 9 कितना होता है, 13 होता है। तो ये भी तो करेक्ट है। इसका मतलब कोई बच्चा अगर ये ट्राइंगल बना दे जिसका ये 2 है, ये 3 है, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या आएगा, √13 ही आएगा। समझ रहे हो बात को। हमें √13 चाहिए था, तो इस वाले ट्राइंगल से भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल से भी आ रहा है। यहाँ पर हमने दो नंबर ले लिए, 2 और 3। ठीक है। 2² कब, 4। 3² 9। 4 + 9 13। तो ऐसे अगर मैं आपको नंबर दे दूं, मान लो कि मैं नंबर देता हूँ √23 या 29 ले लो। ठीक है, √29। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि वो दो नंबर कौन से होंगे। ये तो मुझे पता था कि 2 और 3 है। ठीक है, मुझे तो आपको समझाना था, तो मुझे पहले से ही पता है कि 2 और 3 दो नंबर है, जिनका स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो 13 आएगा। तो मैंने आपको ये दोनों तो बता दिया, पर मैं कहता हूँ कि आप ये सोचो। ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचने बैठोगे कि यार ये क्या होगा। ठीक है। तो चलो, मुझे तो ये भी पता है क्योंकि मुझे आपको समझाना है। तो यहाँ पर वो दो नंबर क्या होगा, एक हो जाएगा 5 का स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखो 5² कितना हो जाएगा, 25। 2² कितना हो जाएगा, 4। 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। तो √29 हो गया। सोचना पड़ रहा है ना यहाँ पर कि कौन से दो नंबर होगा। ऐसी कोई बड़ा नंबर दे दे तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर है उसमें क्या है कि एक नंबर को ऑटोमेटिकली वन रख लो। तो इस सोचने का काम खत्म हो जाता है कि यार वो दो नंबर कौन सा होगा। हमें एक नंबर पता है, एक नंबर क्या है, एक नंबर को आपने वन पहले से ही अज्यूम कर लिया, तो दूसरा नंबर अब निकालना बहुत इजी हो जाएगा। ये √13 था, या यहाँ पर देखो √29 है। इसे बताओ कैसे करेंगे अगर इसी तरीके से करें। देखो √29 था, इसी तरीके से करो। तो एक नंबर तो अपने वन लिया, मतलब वन का स्क्वायर वन ही हो गया। तो दूसरा नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिकली 28 होना चाहिए।
तभी तो 28 + 1 कितना होगा, 29 होगा। तो 28 को ऐसे ना लिख के √28 का स्क्वायर लिखो। क्यों? हमें पता है हमें किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है ना, p² + b², तो उस फॉर्म में लिख दिया। तो मतलब अगर एक ऐसा ट्राइंगल हो जिसका बेस 1 हो और ये हाइट √28 हो, तो यहाँ पर कितना आएगा, √29। समझ में आया मैंने क्या बताया? तो ये सारा तो अब कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि √3 को रिप्रेजेंट करो। अब √3 रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब मैं वो दिखा रहा हूँ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने समझा कि देखो ये मेथड डेवलप कैसा हुआ, ये मेथड इन्वेंट कैसे हुआ। अब किसी को सपना थोड़ी ना आया होगा कि यार √3 रिप्रेजेंट करना है तो ये एक ट्राइंगल बनाओ, ऐसे ऐसे करके करो। नहीं, सपना नहीं आया। उन्होंने इन चीजों को ऑब्जर्व करा कि देखो ये दिक्कत आ रही थी, रैशनल नंबर था उसे रिप्रेजेंट इजिली कर पा रहे थे, इरेशनल जैसे ही आया कोई दिक्कत आई, तो उन चीजों को रेक्टिफाई कर करके एंड में आप जो मेथड पढ़ रहे हैं वो एक दिन का रिसर्च नहीं है, वो बहुत दिनों का रिसर्च है। लोगों को सालों लग जाते हैं एक मेथड को डेवलप करने में, जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, जो आप 5 मिनट में पढ़ोगे वो सालों की किसी की मेहनत है, और वो मेहनत क्या है वो आपको दिख रही है। ठीक है, तो ना आपको लग रहा होगा कि क्या मेहनत है, इतना इजी था ये। पर उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर पाना, ये तो आपको पता है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हमने भी पढ़ा है कहीं से। पर उस टाइम पे जब ये कॉन्सेप्ट नए नए आए थे, उस टाइम पे ये मेथड डेवलप करना ये बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग एक इन्वेंशन था। ठीक है, तो अब मेथड देखो क्या है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आए, किसी को अगर एग्जाम से एक दिन पहले देखना है वीडियो, तो वो यहां से वीडियो देखना चालू करे। ठीक है, अभी तक जितना भी सब कुछ पढ़ाया वो सब क्या था, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था। क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ मेथड को याद करने से नहीं होता कि पहला स्टेप ये है दूसरा स्टेप ये है, आपको समझना पड़ेगा कि वो स्टेप्स क्या हैं। तभी आप मैथ में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, √2 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में क्या करना है वो यहां से करना है, √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये 0, एक एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में अपने स्केल से खींचो। ठीक है, नेगेटिव में भी एक दो नंबर लिख दो। अब आपको पता है √2 है, तो √2 के लिए आपको एक ट्राइंगल चाहिए जिसमें ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, तभी तो ये √2 आएगा। 1² + 1² कितना हो गया, 2। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू 2, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू √2। पाइथागोरस थ्योरम अभी बताया सब कुछ। तो इसका मतलब पहले मुझे एक 1 खींचना पड़ेगा, और उसके 90 डिग्री में, इसके 90 डिग्री में फिर से 1 खींचना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर 0 से स्टार्ट करो, तो ये 1 सेंटीमीटर ये खींचा। अब आपके पास जो प्रोटेक्टर होता है डी होता है, उससे आप 90 डिग्री यहाँ खींचिए, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ में आया? या तो कंपास से भी कर सकते हैं 90 डिग्री ड्रॉ, या जो डी होता है आपके पास वहां से भी आप 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, देखो ये 1 और ये 1। तो इस लाइन को जब ज्वाइन कर दूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू भी कितनी है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसे जब मैं ज्वाइन कर दूंगा ये कितना मिलेगा, √2। समझ में आया ना? जब ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये कितना आएगा, √2 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम देखो फिर से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, 1 का स्क्वायर, बेस क्या है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1 + 1 मतलब 2, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 2, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू √2। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ रही है, √2 आ रही है। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ रही है, √2। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने कंपास को ओपन करूंगा। ये कंपास लिया आपने, कंपास को इतना वाइड ओपन करा, अब इसको ओपन करके यहाँ पर कट करिए। तो जहां पर भी कट हो रहा है, ये यहाँ पर कट हुआ, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, √2। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। मैंने बताया था 5 मिनट का क्वेश्चन है, उससे भी कम टाइम लगेगा। √2 रिप्रेजेंट करना है तो ये। पर अभी तक जो हमने डिस्कस करा है कि ये जो मेथड है ये नया है, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट हम ट्राइंगल्स के फॉर्म में कर रहे हैं। और ये मेथड कहाँ से डेवलप हुआ उसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो √2 रिप्रेजेंट हो गया। अब मान लीजिए मुझे √3 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और करते हैं, √3 रिप्रेजेंट करना है। तो इसको तो मैं, इसका मैं फिर से यूज कर लूंगा, देखो कैसे। अब मुझे √3 रिप्रेजेंट करना है, तो √3 आपको करना है तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये दो नंबर चाहिए, तो एक तो 1 ही हो गया, तो दूसरा कितना होना चाहिए, देखो 1 में क्या ऐड करूँ कि 3 आ जाए, 2।
तो टू को आप टू मत लिखो, क्यों? क्योंकि आपको किस फॉर्म में लिखना है? बेस स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो वन को लिख दो वन स्क्वायर, क्योंकि फर्क तो पड़ेगा नहीं। और टू को क्या लिखोगे? रूट टू का स्क्वायर। तो अगर रूट थ्री चाहिए तो मुझे एक ट्राइंगल चाहिए जिसका बेस वन होना चाहिए, हाइट रूट टू होना चाहिए, तब जाके ये रूट थ्री आएगा। समझ में आ रहा है? दो नंबर कौन सा था? एक ये वन हो गया और एक ये रूट टू हो गया। इसका मतलब अगर मुझे रूट थ्री चाहिए उससे पहले मुझे रूट टू चाहिए, तभी तो ये रूट थ्री कैसे आ रहा है? जब ये वन होगा और ये रूट टू होगा तभी तो ये रूट थ्री आएगा। इसका मतलब अगर मुझे रूट थ्री चाहिए तो रूट टू चाहिए। तो ऐसे बताओ, अगर मुझे रूट फोर रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या पता होना चाहिए? रूट थ्री। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रूट टू। ऐसे अगर मुझे कोई बोले कि रूट सेवन रिप्रेजेंट करो तो उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? रूट सिक्स। मतलब उससे पीछे के नंबर सारे आपको पता होने चाहिए, तभी आप रूट सेवन को रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो मतलब अगर रूट सेवन आया तो पहले आप रूट टू रिप्रेजेंट करो, फिर रूट थ्री, फिर रूट फोर, रूट फाइव, रूट सिक्स, उसके बाद आप रूट सेवन कर पाओगे। समझ में आया? तो देखो, मुझे रूट टू चाहिए था, मुझे रूट टू चाहिए था ना। रूट थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक ट्राइंगल चाहिए जिसका ये वन हो और एक रूट टू है। तो मुझे रूट टू चाहिए, तो देखो ये रूट टू उठाए, ये जो रूट टू है वो यहां पर मिल गया है ना मुझे पहले से, ये रूट टू। समझ में आया? तो अगर मुझे रूट थ्री भी रिप्रेजेंट करना है तो अब ये मान लो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट थ्री, मैं एक ही में करके दिखा रहा हूं। आप ये दोबारा ड्रॉ करेंगे पूरा। आप क्वेश्चन डालो, रूट थ्री रिप्रेजेंट करो, पहले इतना ड्रॉ कर लो। अब देखो, रूट थ्री के लिए मुझे ये ट्राइंगल चाहिए। रूट टू के परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है? ये वाला, और उसका लेंथ कितना है? वन। यहाँ दो है ना, एक रूट टू है एक वन है, तो रूट टू, ये दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। तो रूट टू जो वहां वर्टिकल है वो अब यहाँ पर इंक्लाइंड है। यही तो रूट टू है इधर देखो, ये जो रूट टू है वो यही तो है। अब बस इंक्लाइंड फॉर्म में। अब इसके इस वाले लाइन से ये वाला लाइन कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो इसका परपेंडिकुलर लाइन फिर से डी रखो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कराइए। समझ में आया? ये रूट टू था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। और कितना चाहिए? अगर एक रूट टू है तो दूसरा क्या चाहिए? वन। तो इसका भी कितना रखा मैंने? वन रखा, ये भी वन। अब इन दो पॉइंट्स को जोन अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये कितना आएगा? रूट थ्री आएगा। करेक्ट है ना? क्योंकि रूट टू और वन को अगर ज्वाइन करते हुए लाइन बनाओ तो वो क्या आएगा? रूट थ्री आएगा। तो अब देखो, रूट थ्री आ गया। अब फिर से कंपास ना खोलो, जहां कट करेगा ये पॉइंट क्या हो जाएगा? रूट थ्री। ये पॉइंट हमारा क्या था? रूट। समझ में आया? अब मान लो रूट फोर बनाना है, इसी में देखो, रूट फोर बनाना है तो रूट फोर के लिए हमें क्या चाहिए? रूट थ्री चाहिए। रूट फोर के लिए रूट थ्री चाहिए, तो रूट थ्री मिल गया। अब फिर से इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये रहा वो परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दो। ये कितना होना चाहिए? ये भी वन होना चाहिए। इसे ज्वाइन करोगे तो ये कितना मिलेगा? रूट फोर। अब इसे मेजर करो, ये जब कट करोगे तो अब डायरेक्टली टू पे कट होगा, ये टू पे कट होगा। समझ में आ रहा है? रूट फाइव चाहिए। अब इसके परपेंडिकुलर खींचो, फिर इस लाइन को ज्वाइन करो। ये कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए। इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये मिल जाएगा रूट फाइव। तो ये मेजर करो, कंपास खोलो, कट करो, यहां पर कहीं कट होगा, तो ये रूट फाइव। ठीक है, ऐसे करके हम सारे के सारे इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन। समझ में आया? रिप्रेजेंट हो गया। देखो, रूट फोर एग्जैक्टली टू पे कट होगा, क्यों? क्योंकि रूट फोर की वैल्यू कितनी होती है? टू होता है, तो टू पे ही कट होगा। ये जब मेजर करके आप जब काटोगे तो आप एग्जैक्टली टू पे कट होगा। ठीक है, ऐसे अगर आप रूट नाइन ऐसे करते जाओ, फाइव के बाद सिक्स बनेगा, फिर सेवन, एट, नाइन। तो जब रूट नाइन को आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो एग्जैक्टली थ्री पे कट होगा, क्यों? क्योंकि रूट नाइन की वैल्यू क्या होती है? थ्री। तो एग्जैक्टली यहाँ पर कट होगा। तो मतलब रूट थ्री की वैल्यू क्या है? रूट नाइन। समझ में आया? चलो, नोट डाउन कर लो इसे, नोट डाउन करो। समझ में आया? चलो, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये वैसे मैंने सारा बता दिया, एक में बता दिया। मान लो कि अगर क्वेश्चन होता है रूट थ्री रिप्रेजेंट करो, तो सिर्फ यहां तक ड्रॉ करना। ये रूट थ्री तक, पहले रूट टू ड्रॉ करा, फिर रूट थ्री ड्रॉ करा। तो ये याद रखना, अगर मुझे सेवन रिप्रेजेंट करना है रूट के अंदर,
तो उससे पहले मुझे रूट 6 पता होना चाहिए, 5 पता होना चाहिए, 4 3 2। ठीक है। इसके बाद इसके बाद अगर इसके लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो ये वो लाइन होगा, इसे ज्वाइन करोगे तो यहाँ क्या आएगा, ये रूट 6 आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन तो कोई एक आएगा कि रूट 3 रिप्रेजेंट करो, रूट 4 रिप्रेजेंट करो, रूट 5 रिप्रेजेंट करो, तो उसके हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक है। होपफुली आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, ये तो मैंने सब कुछ एक ही में बता दिया। एक क्वेश्चन सिर्फ इंडिविजुअली अगर एक क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। मान लो कि आता है रिप्रेजेंट रूट 5। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रूट 5। ठीक है, मैं ये इरेज कर देता हूँ यहाँ से। हमें रूट 5 रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मुझे रूट 5 अगर चाहिए तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर मुझे रूट 5 चाहिए, उससे पहले मुझे रूट 4 भी चाहिए, 3 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले रूट 2 बनाओ, फिर रूट 3 बनाओ, फिर रूट 4 बनाओ, तब जाके आपको मिलेगा रूट 5। तो क्या करो, रूट 2 कैसे बनाएंगे, तो 1 इधर और 1 इसके 90 डिग्री में। ठीक है, ये भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये मिला रूट 2, ये मिला रूट 2, रूट 2 मिल गया। अब चाहिए रूट 3। तो रूट 3 के लिए फिर से इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर, वो भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए परपेंडिकुलर। कैसे ड्रॉ करोगे, ये अपने डी को रखना है इधर, 90 डिग्री मार्क करना। तो ये लाइन ज्वाइन करोगे, उसमें आपको कितना मेजर करना है, 1 सेंटीमीटर मेजर करना है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। अब रूट 3 हो गया, अब रूट 4 चाहिए। तो रूट 4 के लिए फिर से इसके परपेंडिकुलर, और ये कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये कितना आएगा, रूट 4 आएगा। रूट 4 हो गया। अब मुझे मिल जाएगा रूट 5 जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन ये रहा, इसको ज्वाइन कर दो। तो ये जो मिला है लाइन, ये कितना मिला है, रूट 5। समझ में आया। तो अब मुझे रूट 5 रिप्रेजेंट करना है। मैं अपने कंपास को इतना लंबा खोलूंगा, कंपास खोलना इतना, फिर इसे कट मारना, तो ये यहाँ कहीं कट होगा। तो ये जो पॉइंट है वो कितना है, रूट 5। समझ में आया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये करना है, रिप्रेजेंट रूट 5, तो ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है।